नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिप्टो की दुनिया में खासकर भारत में काफी उथल-पुथल मचा रखी है। मेरा मतलब है वजीरेक्स। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ कंपनी सिंगापुर में रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ यहीं भारत में कानूनी जांच चल रही है। जी। ये कहानी थोड़ी उलझी हुई है। इसमें कोर्ट के दाव पेच है, क्रेडिटर्स यानी लेनदारों के हित है, रेगुलेटरी जांच है, सब कुछ है। तो ठीक है, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो आज हमारी चर्चा पूरी तरह से वजीरेक्स से जुड़े इन ताज़ा कानूनी और कॉर्पोरेट पुनर्गठन मामलों पर ही रहेगी। हम जो जानकारी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगापुर की अदालती कार्रवाई, वजीरेक्स के अपने ब्लॉग और वेबसाइट अपडेट्स और दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े हालिया डेवलपमेंट्स पर बेस्ड है। जी, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है। हाँ, हमारा मकसद है इन घटनाओं को समझना। सिंगापुर कोर्ट का वो फैसला जिसने दोबारा वोटिंग की इजाजत दी, फिर लेनदारों का वो भारी सपोर्ट, और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट क्या कर रहा है, वो बाइनेंस कनेक्शन वाली बात। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इन सबका वजीरेक्स यूजर्स और भारत में क्रिप्टो के माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। ये सारी जानकारी हमने कई स्रोतों से ली है, जैसे मनी कंट्रोल, बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट्स, वजीरेक्स के खुद के अपडेट्स उनके ब्लॉग और वेबसाइट से, और कोर्ट की कार्रवाई के जो सारांश उपलब्ध है। तो मतलब काफी कुछ है हमारे पास बात करने के लिए। चलिए सबसे ताज़ा और शायद सबसे अहम मोड़ से शुरू करते हैं, सिंगापुर कोर्ट का हालिया फैसला। जी। जानकारी यह है कि सिंगापुर कोर्ट ने SUM 940 वाले केस में अपने 4 जून 2025 के एक पिछले ऑर्डर को पलट दिया है। अच्छा। हाँ, और इस नए ऑर्डर में कोर्ट ने वजीरेक्स की जो सिंगापुर वाली कंपनी है ज़ेटाई PT लिमिटेड, उसको एक संशोधित पुनर्गठन योजना पर लेनदारों से फिर से रीवोट कराने की परमिशन दे दी है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? सिर्फ दोबारा वोटिंग की इजाजत मिलना ही इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? देखिए, ये वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रीवोट की अनुमति मिलना एक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये साफ इशारा है कि जो पिछली पुनर्गठन योजना ज़ेटाई ने पेश की थी, उसे अदालत से मतलब कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली थी। ओके। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है योजना में कुछ कानूनी या प्रक्रियात्मक दिक्कतें हों, या शायद लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स के एक बड़े हिस्से ने उस पर ऐसी आपत्तियां उठाई जिन्हें कोर्ट ने वैलिड माना। अच्छा। सिंगापुर जैसे देशों में जहां लीगल सिस्टम काफी मजबूत है, ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें अक्सर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। हाँ, इन पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। कोर्ट का काम ये देखना होता है कि जो प्लान है वो ना सिर्फ कंपनी को बचाने में मदद करे, बल्कि सभी क्रेडिटर्स के साथ उचित और न्याय संगत भी हो। तो पिछली योजना का अटकना यही बताता है कि शायद वो बैलेंस नहीं बन पाया था। अच्छा, तो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब बेसिकली कंपनी और उसके लेनदारों के बीच कर्ज चुकाने की एक फॉर्मल कोर्ट की निगरानी वाली योजना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत एक मुश्किल में फंसी कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ एक समझौता करने की कोशिश करती है ताकि वो अपना बिजनेस चला सके और धीरे धीरे अपना कर्ज चुका पाए। कोर्ट इसमें एक रेफरी की तरह काम करता है। समझ गए। तो जब कोर्ट ने ज़ेटाई को संशोधित योजना पर रीवोट की अनुमति दी, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने शायद पिछली आपत्तियों को ध्यान में रखकर अपनी योजना बदली है, और अब कोर्ट उन्हें क्रेडिटर्स के सामने फिर से रखने का एक और मौका दे रहा है। ये एक तरह से गाड़ी को वापस पटरी पर लाने जैसा है, एक उम्मीद कि शायद अब कोई हल निकल आए। समझ गया। और लगता है कि वजीरेक्स डेटा ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। उनके ब्लॉग अपडेट के हिसाब से इस संशोधित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब कर्ज चुकाने की इस नई बदली हुई योजना पर रीवोट की प्रक्रिया काफी तेजी से हुई। जी। वोटिंग 30 जुलाई 2025 को शुरू हुई और 6 अगस्त 2025 शाम 7:30 बजे IST तक चली। और नतीजा, रिपोर्ट्स कहती हैं कि वोटिंग में हिस्सा लेने वाले स्कीम क्रेडिटर्स में से लगभग 95.7% ने इस संशोधित योजना के पक्ष में वोट दिया। 95.7%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, वजीरेक्स इसे जबरदस्त समर्थन बता रहा है। ये करीब 96% अप्रूवल रेट ये क्या दिखाता है? क्या ये नॉर्मल है ऐसी प्रक्रियाओं में? ये 95.7% का आंकड़ा निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि लेनदारों का एक बहुत बड़ा मतलब करीब सबका ही बहुमत अब इस नई योजना से सहमत है।
इसके कई मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि जरूर संशोधित योजना में कुछ ऐसे बदलाव किए गए होंगे जो लेनदारों को पहले से कहीं ज्यादा ठीक लगे। हो सकता है उन्हें फंड वापसी का बेहतर परसेंटेज ऑफर किया गया हो, या वापसी की टाइमलाइन ज्यादा प्रैक्टिकल लगी हो, या शायद कम्युनिकेशन बेहतर हुआ हो इस बार। हाँ ये भी हो सकता है। या शायद कंपनी ने इस बार ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी हो, जिससे क्रेडिटर्स का भरोसा बढ़ा हो। लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इतने लंबे समय से अनिश्चितता झेल रहे लेनदारों के पास अब इसे मानने के सिवा कोई और प्रैक्टिकल ऑप्शन बचा ही नहीं था? मतलब शायद ये सबसे कम बुरा विकल्प हो। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, इतनी ऊंची अप्रूवल रेट हमेशा सिर्फ प्लान की अच्छाई नहीं दिखाती। अच्छा। हाँ, ये लेनदारों की मजबूरी या यथार्थवाद का भी प्रतीक हो सकती हैं। लंबी कानूनी लड़ाइयों और अनिश्चितता के बाद क्रेडिटर्स अक्सर एक ऐसे समझौते पर मान जाते हैं जो शायद उन्हें पूरा इंसाफ न दे, लेकिन कम से कम कुछ हद तक उनके नुकसान की भरपाई तो करे और मामले को किसी अंजाम तक पहुंचाए। प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। हो सकता है उन्हें लगा हो कि अगर ये योजना भी फेल हो गई तो शायद उन्हें कुछ भी हाथ ना लगे या रिकवरी में और भी ज्यादा देर हो जाए। इसलिए ये जबरदस्त समर्थन शायद इस बात का भी संकेत है कि लेनदार अब बस इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें ये संशोधित योजना मौजूदा हालात में सबसे सही रास्ता लग रही है। एक तरह से वो कह रहे हैं, ठीक है, चलो अब इसे करते हैं खत्म। ये समझना जरूरी है कि मंजूरी एकदम से नहीं मिली। अगर हम कुछ हफ्ते पीछे जाएं, जैसा आपने पहले इशारा किया था, 13 जून 2025 को वजीरेक्स की वेबसाइट पर एक अपडेट आया था जी। उसमें साफ लिखा था कि सिंगापुर कोर्ट ने उस समय जो योजना प्रस्तावित थी उसे मंजूरी नहीं दी थी। ये शायद वही योजना होगी जिसमें कुछ दिक्कतें थीं या जिस पर क्रेडिटर्स को एतराज था। हाँ, मुमकिन है। उस अपडेट में ये भी कहा गया था कि जेट्टाई आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जैसे कि कोर्ट के सामने फिर से तर्क रखना, रीआर्ग्यूमेंट या फैसले के खिलाफ अपील करना। ये कानूनी विकल्प क्या होते हैं और कंपनी ने क्यों चुनती है? देखिए, ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो जटिल कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रक्रियाएं होती हैं वो अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलती। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते ही होंगे। बिल्कुल। कोर्ट सवाल पूछता है, योजनाओं में बदलाव करने पड़ते हैं। तो जून में जब कोर्ट ने पहली बार में योजना को मंजूरी नहीं दी तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी। जेट्टाई के पास उस समय मोटे तौर पर दो रास्ते थे, जैसा उन्होंने बताया। पहला, रीआर्ग्यूमेंट। हाँ, इसका मतलब होता है कि कंपनी उसी कोर्ट के जज के सामने दोबारा जाकर अपने मामले पर फिर से बहस करती है। वो शायद नए फैक्ट्स पेश कर सकती है या पुराने तर्कों को और क्लियर कर सकती है, या ये समझाने की कोशिश कर सकती है कि कोर्ट का फैसला शायद किसी गलतफहमी पर आधारित था। बेसिकली वो जज से अपने फैसले पर दोबारा सोचने का अनुरोध करती है। और दूसरा ऑप्शन? अपील। दूसरा ऑप्शन था अपील करना। अपील तब की जाती है जब कंपनी को लगता है कि निचली अदालत का फैसला कानूनी तौर पर गलत है। मतलब जज ने कानून को समझने में या फैक्ट्स को इंटरप्रेट करने में गलती की है। अच्छा। अपील एक हायर कोर्ट में दायर की जाती है। ये ज्यादा लंबी और खर्चीली प्रक्रिया हो सकती है। जेट्टाई का इन ऑप्शंस पर विचार करना दिखाता है कि वो उस वक्त भी कानूनी लड़ाई जारी रखने और अपनी योजना पास करवाने के लिए सीरियस थे। अब जो ये रीवोट की अनुमति मिली है वो हो सकता है रीआर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट के मानने का नतीजा हो, या फिर कंपनी ने योजना में जरूरी बदलाव करके उसे दोबारा पेश किया हो जिसे कोर्ट ने अब ठीक माना है। तो ये तो हुई सिंगापुर की कहानी, जहां रीस्ट्रक्चरिंग की गाड़ी अब शायद पटरी पर आ रही है। लेकिन कहानी का एक और अहम हिस्सा भारत में चल रहा है। जी, दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी वजीरेक्स से जुड़ा एक केस चल रहा है। हाल ही में कोर्ट ने वजीरेक्स के भारतीय ऑपरेटर जन्माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को बाइनेंस से जुड़ी कुछ खास जानकारी जमा करने का आदेश दिया है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और हमारे सूत्रों में कुछ लेनदारों के नजरिए का भी जिक्र है। वो इसे एक पॉजिटिव कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि इससे यूजर राइट्स मजबूत होंगे और रेगुलेटरी निगरानी बढ़ेगी। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बाइनेंस से जुड़ी जानकारी मांगने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। बाइनेंस का नाम इस मामले में आना कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि देखिए, वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा से थोड़ा साफ नहीं रहा है। हाँ, वो कंफ्यूजन तो रहा है। बिल्कुल। एक समय पर बाइनेंस ने वजीरेक्स को खरीदने का दावा किया, जिसे बाद में दोनों पार्टियों ने अलग अलग तरीके से बताया। उनके बीच कोई टेक्निकल पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन की भी बातें थी। तो कोर्ट शायद इसी रिश्ते की असलियत समझना चाहता हो।
क्या बाइनेंस का वजीरेक्स के ऑपरेशंस पर कोई कंट्रोल था? अच्छा। क्या यूजर फंड्स दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच किसी तरह लिंक्ड थे या ट्रांसफर हुए थे? ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये लायबिलिटीज और जिम्मेदारियों को तय करने में मदद कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ये जानना चाह रहा होगा कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल पार्टनरशिप थी या उससे ज्यादा कुछ था? संभवतः जानकारी मांगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, ओनरशिप और कंट्रोल की स्थिति साफ करना। दूसरा, यूजर फंड्स का ट्रेल समझना। पैसा कहां से आया, कहां गया? क्या वजीरेक्स के भारतीय यूजर्स का पैसा किसी तरह बाइनेंस के सिस्टम से जुड़ा था? ये उन क्रेडिटर्स के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं। तीसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंस की जांच करना। क्या दोनों कंपनियों के बीच के जो भी लेन देन या समझौते थे वो भारतीय कानूनों के दायरे में थे, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम, AML और KYC नियमों के संदर्भ में? दिल्ली हाईकोर्ट शायद ये पक्का करना चाहता है कि भारतीय यूजर्स के हितों की रक्षा हो और सभी कानूनों का पालन हुआ हो। और लेनदार इसे पॉजिटिव क्यों मान रहे हैं? उन्हें क्यों लगता है कि इससे यूजर राइट्स मजबूत होंगे? लेनदारों के नजरिए से देखें तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमेशा अच्छी होती है, खासकर जब उनके पैसे फंसे हों। हाँ, ये तो है। अगर बाइनेंस के साथ संबंधों से कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जिससे वजीरेक्स की संपत्ति यानी एसेट्स या देनदारियां यानी लायबिलिटीज की तस्वीर ज्यादा साफ होती है, तो ये उनकी रिकवरी की संभावनाओं को सीधा असर कर सकता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर, अगर पता चले कि वजीरेक्स की कुछ लायबिलिटीज असल में बाइनेंस से जुड़ी थी या उलट कुछ एसेट्स बाइनेंस के कंट्रोल में थे, तो ये जानकारी क्रिएटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही अगर इस जांच से रेगुलेटर्स सक्रिय होते हैं और भविष्य में क्रिप्टो एक्सचेंजों के संचालन में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आती है, तो ये लंबे समय में सभी यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए लेनदार इसे रेगुलेटरी निगरानी बढ़ाने और यूजर राइट्स को मजबूत करने वाले कदम के तौर पर देख रहे हैं। ये भारत के अंदर कानूनी जांच की एक और बहुत महत्वपूर्ण परत जोड़ता है। तो अब इन दोनों अलग अलग चल रही प्रक्रियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। सिंगापुर में ZTI को संशोधित पुनर्गठन योजना पर लेनदारों का भारी समर्थन मिल गया है, जिससे कंपनी के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता साफ दिख रहा है। जी, एक पॉजिटिव साइन है वो। लेकिन भारत में दिल्ली हाई कोर्ट बाइनेंस के साथ संबंधों को लेकर जांच कर रही है और जानकारी मांग रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या है? बिल्कुल, यहाँ दो समानांतर लेकिन आपस में जुड़े हुए ट्रैक चल रहे हैं। पहला ट्रैक सिंगापुर में है, जो है कॉर्पोरेट पुनर्गठन का। यहाँ मुख्य लक्ष्य कंपनी ZTI वजीरेक्स को फाइनेंशियली स्टेबल करना और क्रेडिटर्स को उनके पैसे का जितना संभव हो सके हिस्सा वापस दिलाना है। 95.7% अप्रूवल इस ट्रैक पर एक बड़ी पॉजिटिव प्रगति है। ये दिखाता है कि कंपनी और उसके लेनदारों के बीच एक वर्केबल समाधान की तरफ सहमति बन रही है। अच्छा। अगर ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो ये वजीरेक्स को ऑपरेशन जारी रखने और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने का मौका दे सकती है। ये उन यूजर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है जिनके फंड्स प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी की उम्मीद बढ़ती है। दूसरा ट्रैक भारत में चल रहा है, जो कानूनी और रेगुलेटरी जांच का है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश इसी ट्रैक का हिस्सा है। हाँ। इसका फोकस है पास्ट ऑपरेशंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और भारतीय कानूनों का पालन। बाइनेंस से जुड़ी जानकारी मांगना इसी जांच को आगे बढ़ाता है। इस ट्रैक का नतीजा वजीरेक्स की प्रतिष्ठा, भारत में उसके ऑपरेशन के लाइसेंस या शर्तों और मैनेजमेंट पर कानूनी जिम्मेदारियों को प्रभावित कर सकता है। यह भविष्य में भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के रेगुलेशन को भी आकार दे सकता है। तो एक तरफ बचने और उबरने की कोशिश है, दूसरी तरफ हिसाब किताब और पारदर्शिता की मांग। हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। ये दोनों ट्रैक एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर भारत में चल रही जांच में कोई गंभीर गड़बड़ी सामने आती है, तो ये सिंगापुर में चल रही रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया में नई मुश्किलें पैदा कर सकती है या कम से कम कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकती है। दूसरी ओर, अगर सिंगापुर में रीस्ट्रक्चरिंग सफल रहती है और कंपनी स्टेबल हो जाती है, तो शायद वो भारतीय रेगुलेटर्स और कोर्ट के साथ सहयोग करने और मांगी गई जानकारी देने में बेहतर स्थिति में हो। यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का नतीजा सीधे उनकी एसेट रिकवरी और प्लेटफॉर्म के भविष्य से जुड़ा है। और जांच का नतीजा? जबकि भारत में चल रही जांच का नतीजा प्लेटफॉर्म पर उनके भरोसे, उसकी लेजिटिमेसी और भारत में उसके भविष्य के ऑपरेशंस पर असर डालेगा। ये दोनों मिलकर ही वजीरेक्स के भविष्य की अंतिम तस्वीर बनाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो तस्वीर काफी उलझी हुई है।
वजीरेक्स के लिए सिंगापुर में रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता तो साफ होता दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स ने संशोधित योजना को भारी समर्थन दिया है। ये एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। हाँ, उनके लिए तो है। लेकिन साथ ही कंपनी को भारत में कानूनी जांच की आंच का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट बाइनेंस कनेक्शन की तह तक जाना चाहता है। ये एक दो-धारी तलवार जैसी स्थिति है। और जैसा कि हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। यह हमारे स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन हमने इस पर सीधे बात नहीं की। ये दोनों प्रक्रियाएं, सिंगापुर में पुनर्गठन की संभावित सफलता और भारत में दिल्ली हाई कोर्ट की जांच, आखिर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे और वजीरेक्स का भविष्य किस तरफ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके हित सबसे ज्यादा दांव पर हैं, इसका अंतिम नतीजा क्या हो सकता है? क्या उन्हें स्थिरता मिलेगी, फंड्स वापस मिलेंगे, या ये अनिश्चितता बनी रहेगी? और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें, तो ये पूरा मामला क्रिप्टो जगत के कॉर्पोरेट रिकवरी की इस नाजुक प्रक्रिया और रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी की जो बढ़ती मांग है, उसके बीच जरूरी संतुलन के बारे में क्या कहता है? जी, ये सवाल बहुत अहम है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले महीनों या सालों में ही मिलेंगे और जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।